नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं हमारे जो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केपीएससी हमारा जहाँ पे भी बायोलॉजी पूछी जाती है वहाँ पे तो हमारी जो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं उसमें हम बात कर लेते हैं आज उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन, यानी कि ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एवं इनका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। देखो, जंतुओं को उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो जंतु होते हैं उनको उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अमीनोटेलिक, देखो अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। देखो, सर्वाधिक विषाक्त होता है अमीनोटेलिक, यानी कि अमोनिया का उत्सर्जन होता है यहाँ पे, ठीक है। अमोनिया का उत्सर्जन होता है, उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक, यानी शारीरिक सतह से विषण द्वारा क्लोम सतह से, शारीरिक सतह से विसरण के द्वारा और क्लोम सतह से अमोनिया आयंस के रूप में, देखो अमोनिया आयंस के रूप में होता है। यूरियोटेलिक में होता है यूरिया का उत्सर्जन, यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड प्रोटीन अपघटन का एक एक उत्पाद होता है, प्रोटीन अपघटन का। यूरिक एसिड जो होता है वो प्रोटीन अपघटन का, यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड का, और यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया का। देख लो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं किनमें, एनिमल्स में। देख लो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं एनिमल्स में। सबसे पहले है फ्लैटवर्म्स। जो फ्लैटवर्म्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया वगैरह है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होती हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं या फिर फ्लेम सेल्स होती हैं। अर्थवर्म के बारे में बात करें तो अर्थवर्म में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। जो केचुआ होता है ना, उसमें क्या होते हैं, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। जो इंसेक्ट या कीट होते हैं, उसमें कीट होते हैं जैसे कि कॉकरोच वगैरह है, तो उसमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। कौन से ट्यूब्यूल्स होते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। और क्रुस्टेशियंस या प्रॉन के बारे में, क्रुस्टेशियंस के बारे में बात करें, जैसे कि प्रॉन आता है तो उसमें ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्रुस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड, और इंसेक्ट्स में जैसे मेलपिगियन ट्यूब्यूल। कॉकरोच में कौन से होते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल होते हैं। प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड होते हैं। ऑल कॉर्डेट्स में, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उसमें सब में किडनी होती है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करें तो उत्सर्जी अंगों को ऑर्गन्स ऑफ होम्योस्टैटिस भी कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी जो अंग होते हैं वो हैं किडनी। और सहायक उत्सर्जी अंग में कौन कौन से हैं, मुख्य तो किडनी हो गई। सहायक उत्सर्जी अंग में त्वचा है, यकृत है, फुफ्फुस है और बड़ी आंत्र है। त्वचा, यकृत, फुफ्फुस और बड़ी आंत्र। त्वचा होती है, यकृत होता है, उसके अलावा लंग्स होते हैं। देखो, सबसे पहले स्किन हो गई, उसके बाद है लिवर, लिवर के बाद लंग्स, और एक है बड़ी आंत। छोटी आंत नहीं, बड़ी आंत। ये क्या है, मुख्य सहायक उत्सर्जी अंग है। कौन से हैं, सहायक उत्सर्जी अंग है, याद रखना इनको। इसके अलावा है मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, एक जोड़ी मूत्र नलिका, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है। मनुष्य के उत्सर्जी जो तंत्र होते हैं उसमें एक जोड़ी तो वृक्क होते हैं, यानी कि एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र नलिका होती है, यूरेटर्स होते हैं। इसके अलावा मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और मूत्रमार्ग होता है, यूरेथ्रा। उत्सर्जी अंग इन सब से मिलकर के बना होता है, वृक्क से यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। वृक्क जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्रत्येक वृक्क एक तंतु में संयोजी ऊतक से घिरा रहता है और इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। प्रत्येक जो वृक्क होता है, प्रत्येक जो किडनी होता है वो तंतु में संयोजी ऊतक से घिरा रहता है और इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। वृक्क ऊतक बाह्य क्रियात्मक परत यानी कि रीनल कॉर्टेक्स और आंतरिक क्रियात्मक परत से मिलकर के बनता है। बाह्य क्रियात्मक परत रीनल कॉर्टेक्स और आंतरिक होती है वो होती है रीनल मेड्यूला। देखो देखो, बाहरी वाली तो होती है कॉर्टेक्स, अंदर वाली होती है मेड्यूला, ठीक है। दो परत होती हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, और जिन्हें वर्टनी के वृक्क स्तंभ भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रीनल मेड्यूला द्वारा पिरामिड के आकार की। देखो, ये है रीनल मेड्यूला, देखो डायग्राम में बाद में देखते हैं। रीनल मेड्यूला द्वारा पिरामिड के आकार वाली संरचनाएं रीनल पेल्विस में प्रोजेक्ट होती हैं और इन्हें मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन, जो कि रीनल पिरामिड में व्यवस्थित होती है। नेफ्रॉन जो होती है वो किस में व्यवस्थित होती है, रीनल पिरामिड में व्यवस्थित होती हैं। देखो, इस तरह से होती है ये ह्यूमन की किडनी का स्ट्रक्चर, इस तरह से। यहाँ पे ये क्या है,
ये बाहरी जो भाग होता है ये तो होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो भाग ये होता है, ये जो मेड्यूलरी पिरामिड बना रहा है, ये जो होता है मेड्यूला वाला भाग होता है, और मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं ये इसके अलावा ये जो वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पेल्विस। तो मेडुला पिरामिड के आकार वाली जो संरचनाएं होती हैं इनको रीनल पेल्विस में, ये रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस में ये प्रोजेक्ट होती हैं, और मेडुली और इसके बाद फिर ये यूरेटर, जैसे यहाँ पे देखो ये किडनी हो गई, यहाँ से ये निकल रहा है क्या, यूरेटर निकल रहा है, तो यूरेटर में प्रोजेक्ट होती है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। इस तरह से ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट है, ये यूरेटस है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। अब वृक्क के कार्यों के बारे में हम बात करें तो जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन होता है। जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन करता है किसका, जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनका संतुलन कौन करता है, वृक्क करता है। परासरणीय सांद्रता तथा इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता का नियमन करता है। परासरणीय सांद्रता और इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता यानी कि जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन यानी कि बैलेंस करता है सबसे पहले तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। दूसरा है अम्ल क्षार संतुलन का नियमन कौन करता है, तो वृक्क करता है, किडनी करता है। इसके अलावा विदेशी रासायनिक पदार्थों एवं उपचित वर्ज्य पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है वो भी वृक्क के द्वारा ही होता है। अमीनो एसिड से नियोजेनेसिस करना, अमीनो एसिड से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, अमीनो एसिड से फिर से वो ग्लूकोज का बनना, तो वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पे होती है, ये किडनी में होती है। ठीक है। अब पैसेज ऑफ यूरिन के बारे में बात करें तो यूरिन कहाँ कहाँ से जाता है, देखो सबसे पहले नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन मेडुलरी पिरामिड में होते हैं नेफ्रॉन्स के बाद जाता है ये कलेक्टिंग डक्ट में, फिर जाता है पैपिला में, फिर पैपिला के बाद आता है ये रीनल कैलेक्स, रीनल पेल्विस में, उसके बाद यूरेटर में, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा में। इस तरह से होता है। सबसे पहले नेफ्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेडुलरी पिरामिड में, फिर आता है ये कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर पैपिला में, फिर रीनल कैलेक्स में, और फिर रीनल पेल्विस में, और उसके बाद रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से बाद यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। नोट है रेट्रोपेरिटोनियल वृक्क होते हैं। अधर सतह पर पेरिटोनियम से आवृत जो वृक्क होते हैं, अधर सतह पर पेरिटोनियम से आवृत जो वृक्क होते हैं, पेरिटोनियम से आवृत होते हैं वृक्क, उनको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल वृक्क। ठीक है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब जो नेफ्रॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि जो नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो इसमें एक तो होता है प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, एक होता है डिस्टल नेफ्रॉन। देखो 3 भाग होते हैं इसके नेफ्रॉन के, एक तो होता है पीसीटी हेनली लूप होता है जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब होता है, और एक होता है डीसीटी यानी कि डिस्टल नेफ्रॉन, डिस्टल कॉन्व्यूगुलेटेड ट्यूब्यूल ऐसे बोलते हैं इसको, और एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। देखो पीसीटी जो होता है उसमें होता है वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है। और लूप जो होता है, लूप में 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग होते हैं, और डीसीटी होता है। तो समीपस्थ जो नेफ्रॉन होता है यानी कि प्रॉक्सिमल जो नेफ्रॉन होता है, पीसीटी के बारे में बात करें तो नेफ्रॉन का आगे का वाला जो भाग होता है वो डबल वॉल्ड कप शेप संरचना होती है इस तरह की। ठीक है। कप शेप संरचना होती है इस तरह की। ठीक है, इस तरह की। तो ये बनाता है, इसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, जिसमें कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है और जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिससे कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है और इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये वाला जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। मेलपिगियन सेल्स के बारे में बात करें तो आंतरिक अंतर्वलन दीवार जो कि वोमेन्स कैप्सूल गुहा को आवृत करती है, विशिष्ट कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं इसमें, और उसको बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या होती है, विशिष्ट कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं वोमेन्स कैप्सूल में। ये जो वोमेन्स कैप्सूल है यहाँ पे इसकी जो दीवारें होती हैं उसमें वोमेन्स कैप्सूल गुहा को आवृत करती है और विशिष्ट प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं पोडोसाइट्स। पीसीटी के बारे में बात करें तो इसकी एपिथेलियल सेल्स यानी कि इसकी जो एपिथेलियल सेल्स लवण तथा दूसरे पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। देखो ये क्या कैसी होती है, विशिष्टीकृत होती हैं।
यानी कि लवण तथा अन्य जो पदार्थ होते हैं उनके लिए विशिष्टीकृत होती है, सक्रिय परिवहन के द्वारा लवणों का पुनः अवशोषण में सहायक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में, सक्रिय परिवहन के द्वारा लवणों के पुनः अवशोषण में सहायक होती है। यहाँ पे होता है सक्रिय परिवहन, ठीक है। जो पीसीटी होता है वहाँ पे क्या होता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। सक्रिय परिवहन के द्वारा लवणों के पुनः अवशोषण में ये सहायक होती है, सक्रिय परिवहन के द्वारा। लवणों का पुनः अवशोषण तो होगा सभी में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्रिय परिवहन होता है पीसीटी में। हेनले लूप के बारे में बात करें, डिसेंडिंग और असेंडिंग, यहाँ पे ये डिसेंडिंग वाला जो भाग होता है, मोटा भाग होता है, व्यास पीसीटी के समान होता है। असेंडिंग लिव होता है एक, और उसके बाद में होता है एक डिस्टल नेफ्रॉन, यानी कि दूरस्थ जो नेफ्रॉन होता है। डीसीटी और पीसीटी का कुंडलन आपस में इंटरमिंगल्ड होता है, ठीक है। स्थिति के आधार पर नेफ्रॉन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्थिति का जो आधार है उसके आधार पर नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेनली यही पाया जाता है, कॉर्टिकल वाला, यानी कि 85% चांसेस होते हैं कि यही पाया जाएगा। जुक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है वो 15% ही पाया जाता है टोटल का। अधिक मात्रा में कौन सा होता है, अधिक मात्रा में कौन सा होता है, तो ये 85% होता है। इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। वासा रेक्टा के बारे में हम बात करेंगे, तो वासा रेक्टा अभी के लिए आप ये याद रख लो कि यहाँ पे एब्सेंट होता है, वासा रेक्टा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जुक्स्टा मेडुलरी में वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। लोकेटेड क्लोज टू द किडनी सरफेस, किडनी सरफेस के बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट होता है। और ये होता है मेल्पिगियन कॉर्पस्कल्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे होता है ये। वृक्क की रक्त वाहिनियों के बारे में बात करें, तो जो किडनी की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, देखो रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेल, जैसे ही वृक्क मेडुला में प्रवेश करती हैं बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। ये क्या करती हैं, जो रीनल आर्टरी होती है और रीनल वेन जो होती है वो मेडुला में जैसे ही प्रवेश करती है बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और रीनल कॉर्टेक्स में प्रवेश करने पर एफेरेंट आर्टेरियल्स बनाती हैं। एफेरेंट आर्टेरियल्स बनाती हैं, क्या बनाती हैं, देखो रीनल कॉर्टेक्स में प्रवेश करने पर, रीनल जो कॉर्टेक्स होता है उसमें प्रवेश करने पर एफेरेंट आर्टेरियल्स बनाती हैं, जो कि ग्लोमेरुलर सेल्स का निर्माण करती हैं, जो कि किसका निर्माण करती है, ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है उसका निर्माण करती हैं। अफेरेंट आर्टेरियल्स बनाती हैं रीनल कॉर्टेक्स में प्रवेश करने पर, और जो कि ग्लोमेरुलर सेल्स का निर्माण करती हैं। और इसके अलावा जुक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है उसमें एफरेंट आर्टेरियल्स विभक्त होकर के पतली नलिकाओं का जाल बनाती हैं, और जिनको बोलते हैं वासा रेक्टा। और देखो जुक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है, कौन सा, जुक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है उसमें एफरेंट आर्टेरियल्स विभक्त होकर के पतली नलिकाओं का जाल बनाती है, और जिनको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा मेडुला में डूबा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। अब मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि किस तरह से होती है। मूत्र सृजन की जो वास्तविक क्रियाविधि में तीन भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, तीन भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है क्या, निस्पंदन यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एक होती है चयनात्मक पुनरावशोषण यानी कि सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसके अलावा है नलिकीय स्रावण यानी कि ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है। तो तीन प्रकार होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया, सेलेक्टिव चयनात्मक पुनरावशोषण हो गया, और एक हो गया ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में। यह क्रिया नेफ्रॉन डी मेल्पिगियन कॉर्पस्कल्स में होती है, ठीक है। देखो ग्लोमेरुलस कैप्सुलर मेम्ब्रेन जिसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सुलर जो मेम्ब्रेन होता है जिसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, तीन भागों की बनी होती है, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वेमस एपिथेलियम, कैप्सुलर भित्ति की पोडोसाइट सेल्स। एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वेमस एपिथेलियम, कैप्सुलर भित्ति की पोडोसाइट सेल्स, ये तीन जो ग्लोमेरुलस होता है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए तीन परतों की बनी हुई होती है। पहला होता है एंडोथीलियम, यानी कि एंडोथीलियम की बनी, एक तो होती है एंडोथीलियम वाली लेयर, एक होती है बेसमेंट लेयर,
और एक होती है स्क्वैमस एपिथेलियल जो सेल्स की भित्ति होती है जिसमें पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसके कारण अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है 3 दावों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 3 दाव कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि रक्त कोशिकाओं में रक्त का दाब, रक्त कोशिका जो होती है ब्लड जो सेल्स होती हैं उनमें रक्त का दाब। एक होता है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन के कारण उत्पन्न होता है एक दाब। और एक होता है फिल्ट्रेट को जो बाधित करता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये 3 प्रकार के दाब होते हैं जिनके कारण फिल्ट्रेशन होता है। इसके अलावा है प्लाज्मा द्रव्य जो ग्लोमेरुलर कोशिका से छनकर नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल में आता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। प्लाज्मा द्रव्य जो ग्लोमेरुलस कोशिका से छन करके किसे ग्लोमेरुलर जो से कोशिका से छन करके नेफ्रॉन के वोमेंस कैप्सूल में आता है और उसको बोलते हैं जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। यानी कि वोमेंस कैप्सूल में जब वो आता है ग्लोमेरुलस से छन करके तब उसको बोलते हैं जीएफआर। और जीएफआर जो होता है वो कितना होता है? 125 ml प्रति मिनट। जीएफआर 125 ml प्रति मिनट होता है। सामान्य मनुष्य में लगभग 180 रक्त प्रतिदिन दोनों वृक्कों से गुजरता है। यानी कि सामान्य जो मनुष्य होता है उसमें 1800 लीटर जो ब्लड होता है वो प्रतिदिन दोनों वृक्कों से गुजरता है, 1800 लीटर। अब दूसरे के बारे में बात करें तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में 3 प्रकार की सेल्स पड़ी, एंडोथेलियम, बीएम बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक्वेमस एपिथेलियम सेल्स। अब बाद में बात कर लेते हैं हम सिलेक्टिव टब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है। ग्लोमेरुलस का रासायनिक संगठन प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा होता है। जो ग्लोमेरुलस जो से आया वोमेंस कैप्सूल में छन करके वो पदार्थ जो रासायनिक संगठन होता है प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा होता है, लेकिन माइनस कर दे ब्लड प्रोटीन्स को, यानी कि ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स उसमें नहीं पाई जाती हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड प्लाज्मा लेस करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को। मूत्र जो नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट में से अलग होता है, जल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अनुपयोगी विद्युत अपघटन की सांद्रता इसमें क्या होती है? उच्च होती है। जो मूत्र जो नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट से अलग होता है उसमें जल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह की जो विद्युत अपघटन की जो सांद्रता होती है वो अत्यधिक होती है, उच्च होती है। ठीक है। ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है? एक सक्रिय क्रिया जो पीसीटी और डीसीटी में होती है, पीसीटी में होती है, डीसीटी में होती है। पीसीटी में H प्लस क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और NH3 दवाइयों का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और डीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है H प्लस K प्लस का। तो डीसीटी में H प्लस यानी कि पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस का होता है, और जबकि पीसीटी में होता है हाइड्रोजन, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, NH3 और कुछ दवाइयाँ जो होती हैं उनका भी पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम वर्णन के कारण होता है। मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम वर्णन के कारण होता है। निर्माण होता है रक्त हीमोग्लोबिन के अपचन के द्वारा, रक्त हीमोग्लोबिन के अपचन के द्वारा इसका निर्माण होता है। और मूत्र का जो पीएच होता है वो क्या होता है? 6 होता है, यानी कि हल्का एसिडिक होता है। ठीक है। फिल्ट्रेट में होने वाले क्रमिक परिवर्तन जब ये ट्यूब्यूल्स में बहता है। फिल्ट्रेट में क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं जब ये ट्यूब्यूल्स में बहता है? तो ट्यूब्यूल्स में बहने से पहले जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं, वोमेंस कैप्सूल में सभी प्लाज्मा विलेय एक्सेप्ट प्रोटीन स्वतंत्र रूप से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। सभी प्लाज्मा विलेय यानी कि वोमेंस कैप्सूल में क्या होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि प्लाज्मा जो ब्लड होता है वो आ जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन, यानी कि एक्सेप्ट प्रोटीन प्लाज्मा के। ठीक है। तो पीसीटी में क्या होता है? एपिथेलियम में प्रेजेंट ब्लश जो इसकी एपिथेलियम होती है उसमें वहाँ पे ब्रश बॉर्डर कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती है, जिससे रीअब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे से हो पाती है। या फिल्ट्रेट का आयतन कम होता है, फिल्ट्रेट जो होता है उसका आयतन कम हो जाता है, परंतु यह रक्त प्लाज्मा के आइसोटोनिक होता है, संपराश्री होता है। रक्त प्लाज्मा के संपराश्री होता है, आयतन यहाँ पे कम हो जाता है। फिल्ट्रेट का आयतन कम होता है तभी तो मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं पीसीटी में।
ये याद रखनी है। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार जो सेल्स होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, ये जो सेल्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? पीसीटी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब या हेनले लूप के बारे में बात करें तो इसमें हेनले लूप में डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग जो लिम्ब होता है उसकी थिन वॉल होती है, पतली होती है, जल के लिए पारगम्य होती है, परंतु विलय के लिए अपारगम्य होती है। ये जल के लिए पारगम्य होती है। विलय पदार्थ होते हैं उनके लिए अपारगम्य होती है, जल के लिए पारगम्य होती है डिसेंडिंग वाली। जो डिसेंडिंग यानी कि एक तो ऐसे होती है ना, इस तरह से, तो ये है डिसेंडिंग। देखो इस तरह से नहीं, इस तरह से होती है। देखो ये तो है डिसेंडिंग और ये है असेंडिंग, इस तरह से। इस तरह से ये लूप होता है। ठीक है। जल के लिए पारगम्य होती है, थिन वॉल। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप के बारे में बात करें तो NaCl के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। ये जो होती है वो NaCl के लिए पारगम्य होती है। देखो जल के लिए पारगम्य कौन सी है? ये जो डिसेंडिंग वाली है, ये थिन होती है, पतली होती है। असेंडिंग होती है, मोटी होती है। NaCl के लिए पारगम्य होती है असेंडिंग वाली, ये NaCl के लिए। ये तो होती है H2O के लिए और ये होती है NaCl के लिए। ठीक है। पारगम। इसकी प्लाज्मा झिल्ली सोडियम पोटेशियम पंप बहुत अधिक होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं यहाँ पे NaCl वाले में यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। DCT के बारे में बात करते हैं तो PCT, फिर ये लूप पढ़ लिया हमने हेनले लूप के बारे में। अब है DCT। ये DCT में क्या है? Na+ का सक्रिय पुनः अवशोषण होता है। सोडियम का सक्रिय पुनः अवशोषण कैसा सक्रिय होता है? सक्रिय पुनः अवशोषण कहाँ पे होता है? DCT में होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के पुनः अवशोषण रक्त का pH बनाने में सहायक होता है। पुनः अवशोषण होता है यानी कि Na+ और HCO3- Na+ और HCO3- के पुनः अवशोषण होता है और ये pH बनाने में ये सहायक होता है और मेंटेन pH बनाने में सहायक होता है DCT। Na+ और HCO3- का क्या होता है यहाँ पे? अवशोषण होता है। कलेक्टिंग डक्ट में जल का पुनः अवशोषण ADH के कारण होता है। किसके कारण होता है? जल का जो पुनः अवशोषण होता है कलेक्टिंग डक्ट में, वो किसके कारण होता है? ADH के कारण होता है। वृक्क द्वारा परासरण नियमन के बारे में बात करें तो सामान्य क्रियाशील वृक्क अधिक जल का सेवन करने पर बड़ी मात्रा में तनुमूत्र फॉर्मेशन करते हैं। वृक्क द्वारा जो परासरण नियमन होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य क्रियाशील वृक्क अधिक जल का सेवन करने पर, सामान्य जो क्रियाशील वृक्क होते हैं तो अधिक जल का सेवन करने पर बड़ी मात्रा में तनुमूत्र फॉर्मेशन होता है। शरीर में तनुमूत्र फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब शरीर में कम जल के प्रवेश पर अल्प मात्रा में सांद्रित मूत्र उत्पन्न होता है। देखो जब जल का ज़्यादा सेवन करते हैं तो सामान्य अवस्था में तो तनुमूत्र उत्पन्न होगा, लेकिन जल का जब बहुत कम मात्रा में करते हैं तो सांद्रित मूत्र उत्पन्न होता है और शरीर के जल की हानि को ये रोकते हैं। और जल के हानि को ये रोकते हैं। कौन से? ADH और वासोप्रेसिन काम करते हैं उस टाइम पे। जब कम मात्रा में हम जल लेते हैं तो सांद्रित मूत्र उत्पन्न होता है और इसको नियंत्रित करते हैं। जल की हानि को ये कौन करते हैं? ADH और वासोप्रेसिन करता है। तो ADH हार्मोन होता है जिसको ही वासोप्रेसिन बोलते हैं। ये जल की पारगम्यता को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? जल की पारगम्यता को बढ़ा करके जल अवशोषण को इंक्रीज करता है। जल की पारगम्यता को बढ़ा करके जल के अवशोषण को इंक्रीज करके अधिक सांद्रित करता है। मूत्र को अधिक सांद्रित करता है। जल ऑब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। जल पारगम्यता को ये बढ़ाता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी वृक्क परासरण नियमन के महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। तो ADH पढ़ लिया। ADH क्या करता है? जल अवशोषण को इंक्रीज करता है, जल पारगम्यता को बढ़ाता है और मूत्र को सांद्रित करता है। अर्थात और एल्डोस्टेरोन जो होता है वो भी वृक्क परासरण नियमन में महत्वपूर्ण होता है। फिल्ट्रेट से Na+ और Cl- का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। ये एल्डोस्टेरोन जो होता है ये Na+ और Cl- का पुनः अवशोषण बढ़ा देता है। मूत्र का जो तनुकरण होता है, डाइल्यूशन जो होता है, मुख्यतः कोर्टिकल नेफ्रॉन में ही होता है। जो मूत्र का जो डाइल्यूशन होता है, जो तनुकरण होता है, वो किस में होता है? कोर्टिकल नेफ्रॉन में होता है। किस में होता है? कोर्टिकल नेफ्रॉन में होता है। डायूरेसिस क्या होता है? सामान्यतः प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। सामान्यतः प्रतिदिन 1.5 लीटर
मूत्र का उत्सर्जन होता है। तनुमूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन डायूरेसिस कहलाता है। तनुमूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन यानी कि पानी ज़्यादा पीते हैं तो तनुमूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, उसको डायूरेसिस कहते हैं। डायूरेटिक पदार्थ हैं ग्लूकोज, यूरिया, चाय वगैरह पीते हैं, उससे भी होता है ये। एडीएच का स्रवण सदैव के लिए बंद हो जाता है। अगर एडीएच का स्रवण सदैव के लिए बंद हो जाता है, एडीएच क्या करता है, जल अवशोषण को बढ़ाता है, जल पारगम्यता को बढ़ाता है, मूत्र को सांद्रित कर देता है, यही तो करता है एडीएच। देखो डायूरेसिस की प्रोसेस में तनुमूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, ठीक है। और एडीएच का सदैव अगर सदैव श्रवण जो होता है वो सदैव ही बंद हो जाता है तो मूत्र अत्यधिक पतला व स्वादहीन हो जाता है। मूत्र जो होता है वो अत्यधिक पतला हो जाता है और स्वादहीन हो जाता है, और जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है खतरनाक वाली कंडीशन होती है ये, ठीक है। इसमें ये बीमारी होती है, मधुमेह बोलते हैं डायबिटीज़ को। एडीएच का श्रवण सदैव के लिए यहाँ पे बंद ही हो जाता है, यानी कि एडीएच श्रवण बंद हो जाता है, मूत्र अधिक पतला और स्वादहीन हो जाता है। क्योंकि एडीएच का काम क्या होता है, मूत्र को अधिक सांद्रित करना। अब एडीएच ही नहीं होगा तो मूत्र अत्यधिक पतला हो जाएगा और स्वादहीन हो जाएगा, ठीक। और जो डायूरेटिक पदार्थ होते हैं वो कौन से हैं, ग्लूकोज, यूरिया, चाय, इस तरह से। वृक्क द्वारा सांद्रित मूत्र उत्पन्न किया जाता है। वृक्क जो होती है किडनी, उसके द्वारा सांद्रित मूत्र उत्पन्न किया जाता है। यह जुगुस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होती है। और जो ये प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, जुगुस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म टू मेंटेन मॉड्यूलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी। मेडुला की अति परासरणता को बनाए रखने हेतु प्रतिधारा प्रवाह प्रक्रिया होती है। कौन सी, काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो कि हेनले लूप यानी कि ये कहाँ पे होती है, जुगस्टा मेडुलरी लूप में होती है, वासा रेक्टा द्वारा संपादित होती है। जुगस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और वासा रेक्टा के द्वारा संपादित होती है। क्या करती है, मूत्र को सांद्रित यानी वृक्क द्वारा सांद्रित मूत्र उत्पन्न किया जाता है इसके द्वारा। नेफ्रॉन का हेनले लूप पतला होता है, लंबा होता है। दो क्रियाविधि होती है, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। मल्टीप्लिकेशन और एक्सचेंज दो प्रकार की प्रोसेसेस यहाँ पे चल रही है। काउंटर करंट शब्द ये विपरीत दिशाओं में बहने वाली धाराओं के लिए किया जाता है, यानी कि विपरीत दिशाओं में, इस तरह से काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अतः यू शेप हेनले लूप में वासा रेक्टा में ये पाया जाता है। यू शेप जो हेनले लूप होता है और वासा रेक्टा होता है, वहाँ पे ये क्रिया पाई जाती है। वृक्क के कार्य का नियमन देखते हैं तो एडीएच के द्वारा होता है। एक तो जल पुनः अवशोषण होता है एडीएच के द्वारा, जल का पुनः अवशोषण। जेजीए के द्वारा जुगुस्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो होता है इसके द्वारा रास प्रक्रिया होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम संचालन होता है। इसमें बीपी कम होने पर जेजीए जो होती हैं जुगस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस रेनिन एंजाइम का स्रावन करती हैं। एक सिंगल एन आएगा यहाँ पे, रेनिन एंजाइम है उसका स्राव करते हैं। ये रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिन नामक प्रोटीन को एक पेप्टाइड किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। एंजियोटेंसिन नामक एक प्रोटीन होती है उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो धमनियों में संकुचन करवा के बीपी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि बीपी कम होने पर जेजीए जो होती है वो सेक्रेट होती है रेनिन एंजाइम का, जो कि एंजियोटेंसिन को नामक प्रोटीन को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है। और धमनियों में एंजियोटेंसिन सेकंड संकुचन करवा करके बीपी को बढ़ा देता है। निम्न तरीकों और रक्त आयतन बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रेरित करता है, कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड। दूसरा तरीका है कि एल्डोस्टेरोन का प्रेरित करता है। डीसीटी में अधिक Na+ और जल अवशोषित होता है, जिससे डीसीटी में Na+ और जल अवशोषण जो होता है वो अधिक होता है एल्डोस्टेरोन से। एक ये ANF यानी कि एट्रियल यूरेनेटिक फैक्टर का विरोध करता है। इसके निकलने पर रेनिन का जेजीए द्वारा स्रावण रुक जाता है। ये ANF जो होता है वो जेजीए द्वारा जो स्रावण होता है रेनिन का वो रुक जाता है, जिससे ये प्रोसेस जो होती है वो रुक जाती है। कलेक्टिंग डक्ट और NaCl का पुनः अवशोषण जो होता है वो रुक जाता है ANF के द्वारा। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रेनिन का जेजीए द्वारा स्रावण जो होता है, जेजीए के द्वारा रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है, जेजीए के द्वारा होता है, जुगस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के द्वारा। वृक्क संबंधित जो रोग हैं, एक तो है यूरेमिया यानी कि रक्त में यूरिया की मात्रा जब बढ़ जाती है,
हीमोडायलिसिस विधि के द्वारा। हीमोडायलिसिस जो विधि होती है उसमें सेलोफोन ट्यूब जो होता है वो यूज़ होता है। रीनल फेलियर के बारे में, अचानक से अपचयी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, क्रेटिनिन रक्त का जख्म जो होता है उसमें बढ़ जाते हैं। उपचापचयी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं पदार्थों का उसमें बढ़ जाते हैं, यानी कि रीनल फेलियर हो जाता है। यूरोलिथिएसिस यानी कि वृक्क के भीतर स्टोन बन